क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, ना तुम जानो ना हम। ओहो क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे अमेजिंग वाले, बढ़िया वाले, एकदम सुपर डुपर वाले जुनूनियंस यार, कैसे हो तुम सब। वंस अगेन वेलकम बैक आपके अपने प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म यानी पीडब्ल्यू पे। और मैं हूं भाई आपका होस्ट, आपका दोस्त, साथ ही साथ आपका गोस्ट, दैट इज कुणाल दिस साइड। तो बच्चे आज क्या करने वाले हैं, आज बातें करेंगे हम हवाओं से, क्योंकि चैप्टर ही हवा है हमारा। यानी हवा का मतलब ये नहीं कि सर आपको कुछ बताने नहीं वाले, सर आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन सब कुछ हवा में। हवा में मतलब एयर में यार, बहुत सिंपल है। मुझे पता है बहुत बुरा वाला जोक था, लेकिन फिर भी इस बुरे जोक के साथ और कुछ मजेदार कहानियों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस मजेदार हवाबाजी वाले सेशन की, है ना। अच्छा, कितने बच्चे हवाबाजी करते हो मुझे बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर। यानी आपको हवाबाजी करने में बड़ा मजा आता है। देखो, हवाबाजी करने का मतलब होता है लंबी लंबी फेंकना। जैसे मैं बोलूं कि कल ही मैं व्लादिमीर पुतिन के साथ कॉफी पी के आया हूं, तो एक तरीके की हवाबाजी, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है ना। और ऐसे होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है। ऐसा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं भाई। भाई व्लादिमीर पुतिन है, वो मेरे साथ कॉफी क्यों पिएगा यार, है कि नहीं बच्चों। तो ऐसे ही अगर तुम लंबी लंबी हवाबाजी करते हो, जैसे एक कल बच्चा मिला मेरे को, कहता है सर आपको पता है मेरे पास कम से कम 2 बिलियन चॉकलेट्स है। मैंने कहा ओहो क्या बात है यार, 2 बिलियन, कैन यू इमेजिन बच्चों, कैन यू इमेजिन 2 बिलियन चॉकलेट। इतना लंबा फेंक दिया उसने, मैंने भी फेंक दिया। मैंने कहा 3 ट्रिलियन तो मेरे पास ऐसे ही पड़ी रहती है। हाँ, 3 बिलियन वालों से तो हम बात ही नहीं करते, 3 ट्रिलियन चॉकलेट तो ऐसे ही पड़ी रहती है मेरे पास। ठीक है, तो तुम लोग भी ऐसी मस्त हवाबाजी करते तो मुझे बता दो यार कि लोग, क्योंकि भाई आज का जो हमारा पूरा मजेदार वाला डिस्कशन है, यानी मस्त वाला डिस्कशन है, वो पूरा हवाबाजी पे होने वाला है, यानी फुल ऑन एयर के ऊपर होने वाला है। ठीक है, हालांकि ये जो एयर है वो थोड़ी सी साइंटिफिक इन नेचर है, और हमारी जो हवाबाजी है वो फुल टू हवाबाजी है कि नहीं। चलिए तो भैया शुरुआत करते हैं आज के हमारे एक जबरदस्त वाले, धमाकेदार वाले और सुपर डुपर वाली बात से, यानी कि एटमॉस्फेयर की बात से। देखो, एटमॉस्फेयर को सिंपल सरल भाषा में बोला जाए तो इट्स अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट्स अराउंड अस। देखिए, ब्लैंकेट क्या करता है, आपको कवर करता है कि नहीं बच्चों। तो आपको कवर करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। ब्लैंकेट का काम तो यही होता है कंबल का। अभी विंटर्स आएंगे, विंटर्स में आपको ठंड लगेगी, और ठंड लगेगी तो भैया ब्लैंकेट के अंदर ही तो घुसोगे, तो ब्लैंकेट आपको वहां पे कोल्ड से प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसे ही बच्चों, हमारे अर्थ के अंदर भी एक ब्लैंकेट है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी हार्मफुल चीजों से। यानी गरम गरम जलते हुए जो मीटियोर्स आ रहे होते हैं, उनको अपने पास थोड़ा सा रोक लेता है ना। जो एकदम खतरनाक वाली सूरज की यूवी रेज आ रही होती हैं, उनको भी कंट्रोल करने में काफी हेल्प करता है। तो बच्चे, जो हमारा थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है, जिसके अंदर बहुत सारे टाइप के गैसेस हैं, ये क्या है बच्चों, ये भी हमारे लिए एक तरीके से ब्लैंकेट है, जो प्रोटेक्ट करता है, जो इंश्योर करता है कि इस धरती पे जीवन चलता रहे। क्योंकि यही वो ब्लैंकेट है जो फाइनलाइज करता है बच्चे, जो रेगुलेट करता है हमारी धरती के टेम्परेचर को, और हेल्प करता है ह्यूमन बींग्स को कि वो सर्वाइव कर पाए, है ना। तो चलिए इस खूबसूरत से ब्लैंकेट के बारे में आज पढ़ते हैं। The atmosphere is a layer of air that surrounds our planet Earth. जितने भी लिविंग बींग्स हैं that depend upon atmosphere for their survival. और बच्चे, सबसे मजेदार बात यह है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल सूटेबल है जिंदगी सपोर्ट करने के लिए, लाइफ सपोर्ट करने के लिए। आप जुपिटर पे जाके क्यों नहीं रहते, आप नेपट्यून पे जाके क्यों नहीं रहते, क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेयर है बेटा, उसका जो कॉम्पोजिशन है, उसमें जो गैसेस प्रेजेंट है, वो आपके लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। यानी वहां आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर वो पॉसिबल होता तो शायद अब तक हम वहां पे मकान बना चुके होते और 2 BHK फ्लैट फॉर सेल का बोर्ड भी लग गया होता, है कि नहीं। बट ऐसा पॉसिबल फिलहाल तो नहीं है। So it is the mass of air that makes the temperature on earth livable. यानी जिसके चलते आप धरती पे मस्त गगन में उड़ते फिरते हो पंछियों की तरह, है कि नहीं बच्चे। तो that maintains the entire earth's temperature. चले अब आगे बात करूं यार, बहुत सारी, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, इसका नाम पता नहीं मुझे क्या है, इसका नाम मैंने लिख दिया भूल भुलैया। ठीक है, तो हमारी फ्रेंड है भूल भुलैया, तो ये काफी कुछ भूल जाती है, तो उसने क्या किया, सारे गैसेस का जो कॉम्पोजिशन है वो एक साथ नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन इसने बोला 78% है, ऑक्सीजन भाई हमारे एटमॉस्फेयर में 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, और बाकी जो गैसेस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो 0.0490%। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। तो बच्चे, इस तरीके से अगर आप देखिए हमारे एटमॉस्फेयर का जो मेजर परसेंट है वो कौन सी गैस मेकअप करती है, नाइट्रोजन मेकअप करती है, दैट इज 78%। और इसके अलावा ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो हम सबको चाहिए बच्चे फॉर आवर सर्वाइवल। ह्यूमन बींग्स जो हैं बच्चों क्या करते हैं, जो हवा में ऑक्सीजन है उससे अपनी सांस चलाते हैं, सांस लेते हैं,
है ना। और जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स है बेचारे, वो क्या करते हैं, जो पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उससे वो लोग अपना मस्त जिंदगी चलाते हैं। ठीक है भाई लोग, चलो अब आगे बात करूं कि अगर कॉम्पोजिशन की मैं आपसे डिस्कशन करूं तो एटमॉस्फेयर में भाई लोग अपने पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एकदम बल्क क्वांटिटी में, उसके बाद अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है जो कि काफी कम क्वांटिटीज में प्रेजेंट है। और मजे की बात आपको यह है कि बच्चों आजकल क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज को देखो, किसी भी चीज जो कोई भी चीज जो आपके अराउंड बनी हुई है उसमें कुछ ना कुछ कार्बन का कंटेंट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए इतने रैपिड मोड पे डेवलपमेंट चल रहा है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं, इतने रैपिड मोड पे बच्चे प्रोडक्शन चल रहा है, यानी फैक्ट्रियां खुल रही हैं नए नए, आप कह सकते हो कि यार फैक्ट्रियों के चलते, इन इंडस्ट्रीज के चलते बहुत ज्यादा प्रदूषण भी होता है, पॉल्यूशन भी होता है, जिसके कारण आप देख पा रहे होगे कि बच्चे आजकल काफी ज्यादा हीट होती है। आज से अगर 10-15 साल पहले का टेम्परेचर कंपेयर करो बच्चों तो आप देखोगे कि गर्मियों में भी इतनी गर्मी नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन जो कंपैरेटिवली आज होती है, आज तो टेम्परेचर है 47-48 टच कर जाता है ना। तो पहले इतना टच नहीं करता था, 40-41 तक रहता था, बट ये जो 47-48 वाला सिनेरियो है ना, ये आपको थोड़ा कम देखने को मिलता था। मॉनसून अच्छे होते थे, बारिश अच्छी होती थी, बढ़िया ठंड वगैरह आ जाती थी यार सितंबर लास्ट अक्टूबर तक। अब तो भाई दिसंबर तक भी इंतजार करना पड़ता है कि यार कब ठंड आएगी। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है बच्चों ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो थोड़ा बढ़ रहा है। इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है। देखो क्या होता है बच्चों, जब हम अर्थ की बात करते हैं, ये हमारी प्यारी प्यारी धरा है, प्यारी प्यारी अर्थ है, ऐसे ऐसे करके, ये हमारे सूरज चाचू है। तो क्या होता है बच्चों, जब इनकी किरणें आती हैं, जब इनकी रेज आती हैं, तो क्या होगा, जब इनकी रेज जमीन पे पड़ेंगी तो रिफ्लेक्ट करेंगी, सिंपल रिफ्लेक्शन लॉ। जब आप किसी चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है मेरा, इसको मैं एक सरफेस पे फेंक के मारूं तो ये वापस बाउंस बैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, है कि नहीं। तो अब क्या होता है कि भैया अगर सारी किरणें अर्थ से बाहर चली जाएंगी आउटर स्पेस पे, तो यार अर्थ का टेम्परेचर कौन मेंटेन करेगा। तो ये बहुत सिंपल तरीके से एक लॉजिक लगता है यहाँ पे कि जो हमारी गैसेस होती हैं, जैसे आर्गन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो ये क्या करती है, कुछ हीट को, कुछ सर की जो गर्मी है, कुछ रेज है, उनको ये ट्रैप कर लेती है, उनको ये रोक लेती है, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है बच्चों, मेंटेन होता रहता है कि नहीं। और सारी रेस को नहीं रोकती, कुछ रेस को रोक लेती हैं जितनी सफिशिएंट है, तो इससे अर्थ का जो है टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है। लेकिन अगर ये गैसेस, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तो बेटा ये ज्यादा हीट कैप्चर करेगी, और अगर ज्यादा हीट कैप्चर करेगी तो क्या होगा, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी आपको जो गर्म वाला फैक्टर है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और बेटा यही हो रहा है, क्योंकि जब आप पॉल्यूटेड एयर होती है ना, जो पॉल्यूटेड एयर होती है, प्रदूषित वायु होती है, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं बच्चे, इनका कॉम्पोजिशन काफी ज्यादा होता है कि नहीं। और साथ ही साथ और भी कई सारे मैटर पार्टिकल्स होते हैं, है ना, कई सारे कण होते हैं हवा के अंदर जो आपको नहीं दिखाई देते, जैसे PM10 हो गया, पार्टिकुलेट मैटर 10, PM2.5 हो गया। तो जब ये हवा में बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना बच्चे, तो वो हवा लेनी भी जहर के हिसाब से होती है ना, मतलब उस हवा को ब्रीथ करना भी एक तरीके से आप मान के चलो कि आप जहर ब्रीथ कर रहे हो, आप पॉइजन ले रहे हो अपने अंदर, तो आपको काफी नुकसान पहुंचा सकती है, राइट। तो भाई हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग गैसेस प्रेजेंट हैं, अलग अलग अमाउंट में, लेकिन कभी भी जब इन गैसेस की क्वांटिटी के अंदर चेंजेस आएंगे तो आपको एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम गैसेस, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है ना, मतलब दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूज अमाउंट। नाइट्रोजन के अलावा अगर हम बात करें, सो नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स टू सर्वाइव। अगर आप देखें, जो मटर का पौधा होता है, मटर का, है ना, पी प्लांट होता है, उसकी बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी होती है। इनफैक्ट दालें जो होती हैं, दालें खाते हो, दालें, उनका भी जो पौधा होता है, इनकी बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी होती है। ये लोग क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है ना, उसको ये उतार लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, जिससे सॉइल का जो फर्टिलिटी है बेटा वो इंप्रूव होता है ना। तो प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सो दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन टू द एयर। जो बैक्टीरिया सॉइल में रहता है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है प्लांट्स के लिए, और फिर प्लांट्स जो है उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर पाते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, राइट बच्चों। तो दैट इज व्हाई नाइट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। चलिए, तो ये मेरा प्लेन उड़ रहा है मस्त एकदम। चलिए भाई, तो ऑक्सीजन जो है सेकेंड इंपॉर्टेंट गैस है जो कि आपकी प्रेजेंट है। ह्यूमन, एनिमल्स दोनों ही भाई ऑक्सीजन लेते हैं। इनफैक्ट आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए भी बच्चों रिक्वायरमेंट तो होती है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं।
बहुत सिंपल है बच्चों। तो व्हाट दे डू इज, अगर आप फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखें तो भाई वहां पे CO2 की भी जरूरत है, आपको O2 की भी जरूरत है। तो वहां पे उस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स हमारे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों कि ऑक्सीजन जो है कंटिन्यूअस तरीके से एनवायरनमेंट में जो है इसकी सप्लाई बनी रहती है। तो हम लोग भी बच्चों क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, है कि नहीं। हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, फिर उसके बाद CO2 छोड़ते हैं भाई, बाहर निकालते हैं। ऑब्वियसली बात है, प्लांट्स के लिए CO2 बड़ी हेल्पफुल है, वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से साइकिल जो है चलती रहती है, मेंटेन करती रहती है पूरे ऑक्सीजन वाले पैटर्न को, राइट। Carbon dioxide CO2 is another important gas. Green plants use CO2, that is carbon dioxide, to make their food. अपना खाना बनाने के लिए इनको CO2 की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको गरम मसालों की जरूरत पड़ती है, वैसे इनको खाना बनाने के लिए CO2 की जरूरत पड़ती है, जिसको यूज करके मस्त मस्त टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं, मस्ती लोग खाते हैं, और खाने के बाद जो है आपको रिजल्टेंट भी कुछ मिलता है कि नहीं भाई। तो भाई CO2 का इंपॉर्टेंस बड़ा बढ़िया है कि भाई ये लोग खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं CO2 का खाना मस्त बना हुआ, उसके बाद भाई बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं। कहता है लो भैया हमने CO2 ली है तो तुम हमसे ऑक्सीजन ले लो। सिंपल सी बात है, एकदम एक्सचेंज चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, दिस इज बिजनेस, यू नो। चलो, तो ह्यूमंस और एनिमल्स जो है दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियस सी बात है ना। हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, हम CO2 बाहर करते हैं, बहुत सिंपल, राइट बच्चा लोग। चले, तो जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स, इट सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट दैट इज यूज्ड बाय प्लांट्स। यानी कि ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि जितना हम लोग रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। लेकिन आजकल ये कहानी थोड़ी बदल रही है, और इसलिए बदल रही है क्योंकि जब आप इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन करते हो तो चिमनियों का धुआं होता है, उसमें बहुत सारी पॉइजनस गैसेज होती है, ठीक है। जिसमें CO2 भी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। जो भैया बाइक के पीछे धुआं निकलता है ना, बाइक के डुक 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 करके ऐसे चलते हो ना, तो मस्त रॉयल इनफील्ड बुलेट के ऊपर, है ना, डुक 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 डुक, मजा तो बहुत आता है डुक 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 करके। लेकिन भाई जो पीछे से धुआं निकल रहा होता है ना इसके एग्जॉस्ट से बच्चे, उसमें बहुत सारे हार्मफुल जो है वो आपकी गैसेज होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर एग्जांपल, सल्फर के कंपोनेंट्स होते हैं। तो भाई वो क्या होता है कि जितनी ज्यादा गाड़ियां होंगी उतना ज्यादा वो धुआं दिखेगा, और उतनी ही ज्यादा पॉइजनस गैसेज आपके एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेंगी, राइट। किसी चीज को अगर आप क्वांटिटी में करिए, लिमिटेशन में करिए, तो बेटा वो बहुत अच्छी है। लेकिन जब आप ओवर लिमिट कर देंगे, किसी चीज को एक्सीड कर देंगे, तो वही चीज आपके लिए बुरी हो जाती है कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए भाई, हमारा एटमॉस्फेयर जो है बेटा वो कई सारी लेयर्स में डिवाइडेड है। आप जितनी ऊंचाई पे जाते जाएंगे आपको अलग अलग लेयर्स मिलती जाएंगी एटमॉस्फेयर की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करूं, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच एक जगह आती है जहां पे ट्रोपोस्फेयर फाइनली एंड होता दिखता है, यानी खत्म होकर दिखता है। तो ठीक है, तो ये जो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करता है ये कहलाता है ट्रोपोपॉज, ठीक है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आती है मेसोस्फेयर, मेसोस के बाद आती है थर्मोस्फेयर, और इसके बाद आती है बच्चे आपकी एग्जोस्फेयर, ठीक है। तो इस तरीके से 5 लेयर जो है वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। कौन कौन सी बेटा, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और फिर आती है आपकी एग्जोस्फेयर। तो भाई ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का जो लाइन है डिमार्केशन की अलग कैसे पता चलेगा, वो कौन बनाता है, ट्रोपोपॉज। सेम वे बच्चे स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच का जो डिस्टिंक्शन है, बीच का जो भेदभाव है, वो किससे पता चलता है भाई, हमारे स्ट्रेटोपॉज से। और मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को कौन सेपरेट करता है, आपका मीजोपॉज। तो जैसे जैसे बच्चे आपको ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, यानी आपका हाइट बढ़ता जाएगा सी लेवल से, अगर हम बात करें आपका जो हाइट है बच्चे, जो एलिवेशन है, जितना आप ऊंचे की तरफ जाते जाओगे आपको अलग अलग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मिलती जाएंगी, राइट। चलिए, तो हाउ मेनी लेयर्स वी आर फाइंडिंग हियर, कितनी लेयर्स हम यहां बात कर रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रोपोस्फेयर, जब हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं बेटा, तो ये वो लेयर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर्स। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स, राइट। यानी 13,000 मीटर्स तक अगर आप जाओगे, या 13 किलोमीटर ऐसा ऊपर की तरफ जाओगे, तो आपको क्या मिलने वाली है, ट्रोपोस्फेयर मिलने वाली है। तो जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं बेटा, वो आपको कहाँ मिलती है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर मिलती है, राइट। तो इसी लेयर के अंदर जितने आपके वेदर फिनोमेना है, रेनफॉल है, फॉग है, ओले वगैरह गिरते हैं, वो सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर में आकर करते हैं, राइट बेटा। तो अगर आप नॉर्मली अगर आप 13 किलोमीटर ऊपर जाओगे, 13 किलोमीटर के एलिवेशन पे जाओगे, तो कौन सी लेयर मिलेगी आपको, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। और ट्रोपोस्फेयर के अंदर जितने इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, बारिश हो गई,
ठीक है, और ओले गिरने वाला सिनेरियो हो गया, फॉग हो गया, ये सारा का सारा बच्चे यहीं पे आकर करता है। ठीक है, बहुत सिंपल। और जो हम लोग सांस वांस लेते हैं ना, उसके लिए जो हवा चाहिए होती है बेटा, वो भी अपने को इधर ही मिल जाएगी, तो कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जब आप जाओगे, इससे भी ऊपर जाओगे, तो आपको मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, 50 किलोमीटर तक की हाइट पे एक्सटेंड करता है, यानी ट्रोपोस्फेयर से भी हम और ऊपर चले गए, करीब 50 किलोमीटर तक की हाइट तक चले गए, तो हमें कौन सी लेयर मिलेगी बेटा? तो हमें मिलेगी स्ट्रेटोस्फेयर। अब यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते, यहाँ पे बादल नहीं होते। ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे सिंस बादल नहीं होते, तो यहाँ पे एरोप्लेन उड़ाना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एरोप्लेन की अगर आंखों में बादल घुस जाएंगे तो बेटा एरोप्लेन को क्या हो जाएगा? बैंड बच जाएगी उसकी। बहुत सिंपल सी बात है, ट्रोपोस्फेयर में आपको बादल मिलेंगे। कहते हैं ना, अरे एरोप्लेन बादलों के ऊपर उड़ रहा है, तो बेटा बादलों के ऊपर नहीं उड़ रहा होता, वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ रहा होता है, क्योंकि वहां पे उसके लिए मौसम साफ है। यानी बादल एक तरीके से भैया एरोप्लेन के लिए तो ट्रैफिक जाम हो गया ना यार। जैसे नॉर्मल रोड पे गाड़ियां चलती हैं बहुत ज्यादा, एक खुली रोड पे आप चलाओ और एक बहुत ट्रैफिक वाली रोड पे चलाओ, तो दोनों में बहुत फर्क है। तो भैया हमारे एरोप्लेन को चाहिए होती है खुली रोड, तो खुली रोड के लिए वो किधर जाता है? जाता है अपना स्ट्रेटोस्फेयर में। यहाँ मस्त क्लाउड फ्री जोन है, आराम से उड़ता है, कोई टेंशन नहीं है इसको। ठीक है, एंड इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है बेटा आपका, ये ओजोन गैस का लेयर्स भी कंटेन करता है। ठीक है, ओजोन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यार हमारे लिए, क्योंकि वो हार्मफुल यूवी रेस से हमारा रक्षा करती है, हमारा प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, फिर आती है मेसोस्फेयर, थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी मान के चलिए अगर आप 80 किलोमीटर तक चले गए, 80 किलोमीटर ऊपर हवा में चलते जा रहे हो, सुपरमैन बन गए, शक्तिमान बन गए, तो वैसे उड़ रहे हो शक 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 करके। ठीक है, 80 किलोमीटर तक चले गए ऊपर, तो कौन सी लेयर मिलेगी बेटा? मिलेगी आपको मेसोस्फेयर। ठीक है, तो जब आप मेसोस्फेयर में पहुंचेंगे, तो जो मीटेरॉइड्स आते हैं ना भाई, एकदम गरम गरम जलते हुए हाई गर्मी वाला सॉन्ग लेकर के, तो जो मीटेरॉइड्स है बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे आते आते बर्न हो जाते हैं इन द मेसोस्फेयर। ठीक है, नहीं तो ऐसा होता, अगर ये नहीं होता ना लेयर बेटा, तो तुम ऐसा मस्त छाता लेके चल रहे हो, पता चला ऊपर से मीटेरॉइड गिरा और छाते में लग गई आग, है ना, तो तुम्हारा फायर बॉल बन जाता। तो भैया इन सारी चीजों से बचाता है हमारा मेसोस्फेयर, समझ लो। थैंक यू बोलो फटाफट से। चलो मैं ही बोल देता हूं। अगली बात करते हैं, थर्मोस्फेयर की बात करते हैं। ठीक है, थर्मोस्फेयर के अंदर बच्चों टेम्परेचर बढ़ने लगता है। बड़ा मजेदार फिनोमेना है कि जब थर्मोस्फेयर में आते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, राइट। उसके बाद बच्चों हाइट के साथ आइनोस्फेयर जो है वो इसका पार्ट है, इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। तो करीब 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर का एक्सटेंट है, यानी 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक आप जाओगे तो आपको कौन सा स्फीयर मिलेगा? थर्मोस्फेयर मिलेगा। इसी में इसी का एक पार्ट होता है आइनोस्फेयर, जहां पे जितने भी रेडिएशन है बेटा वो आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। सो दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। इनफैक्ट जो रेडियो वेव्स है दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। तो जो आप रेडियो सिग्नल सुनते हो ना, जो आपके रेडियो वेव्स होते हैं, जो आपके अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेव्स होते हैं, तो वो यहाँ से थ्रो किए जाते हैं ऊपर की तरफ, फिर उसको कौन रिफ्लेक्ट करता है? यही थर्मोस्फेयर, और वापस भेजता है। तो इसके थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स बहुत आराम से बिल्टअप हो जाते हैं ना। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, उनको यहाँ रेडार के थ्रू ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, और वो उससे टकराते हैं और रिफ्लेक्ट बैक करके अर्थ के सर्टेन पॉइंट पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के पर्पज से थर्मोस्फेयर का जो इंपॉर्टेंस है बेटा वो बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एग्जॉस्फेयर बेटा। एग्जॉस्फेयर की बात कर लेते हैं कि एग्जॉस्फेयर क्या है। आउटर मोस्ट लेयर कह लीजिए एक तरीके से। ठीक है, अपर मोस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की है, इसको आप एग्जॉस्फेयर बोलते हैं। एयर जो है बहुत थिन हो जाती है, यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस जो है बच्चे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एग्जॉस्फेयर एकदम बाहर वाला लेयर हो गया। यहाँ पे एयर जो एटमॉस्फेयर है बहुत थिन हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। तो मेजर लाइटर गैसेस जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इस तरीके की गैसेस आपको यहाँ पे बहुत ईजिली देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अब मेरा सवाल है बच्चों आपसे, बहुत ही सिंपल सा सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि एग्जॉस्फेयर के अंदर आपको कौन कौन सी गैसेस देखने को मिलेंगी। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों 4 सेकंड है आपके पास, बताइए फटाफट से कि एग्जॉस्फेयर के अंदर बेटा आपको कौन से टाइप की गैसेस देखने को मिलेंगी। चलिए भाई लोग बताइए जल्दी से, पेश खिदमत है आपके लिए। खास खास क्वेश्चन, एकदम खासम खास क्वेश्चन, चलो बताओ जल्दी से फटाफट से। बहुत हो गया मस्ती मजाक। जी भैया बता दो यार फटाफट से, क्या कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में भर दो यार, कमेंट सेक्शन फटाफट से एक बार। बहुत बढ़िया, बच्चे कह रहे हैं सर हाइड्रोजन हीलियम। टाइम खत्म हो चुका है तुम्हारा, मैं बार बार टाइम बाद देख रहा हूँ, समझ लेना भैया, बता ही दे रहे हैं, बढ़िया टाइम दिए हैं तुमको। चलो बहुत सही, कह रहे हैं हाइड्रोजन और हीलियम। सर मजा नहीं, लाइफ आ गया सर, बहुत बढ़िया सर, है ना,
बच्चों ये नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते हो तुम? यहाँ पे मैं तुमको इतने सारे बढ़िया बढ़िया नोट्स दे रहा हूँ, एकदम शॉर्ट फॉर्मेट में तुमको यहाँ पे लिख के दिया है, ताकि डेफिनेशन आए तो चटाक से उठाओ और फटाक से लिख दो, है कि नहीं भाई? अगर तो सर ने आपसे पूछा, कभी स्कूल में पूछा टेम्परेचर डिफाइन करिए, सर सटाक से यहाँ से उठाओगे, फटाक से पेपर में लिख दोगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अपने नोट शॉट मेंटेन करने। 7th क्लास के बच्चे हो बेटा, मुझे पता है तुम छोटे हो, लेकिन भैया छोटे होने से ये साबित थोड़ी हो जाता कि तुम खतरनाक नहीं हो। बच्चा छोटा होना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो तुम, है कि नहीं? और अभी से आदत डाल लोगे थोड़ी बहुत नोट शोट बनाने की, तो बेटा बड़ा मजा आएगा जब आप रिवीजन करने बैठोगे। तब ऐसे मम्मा डंडा लेके नहीं भागेगी तुम्हारे पीछे कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? तो ये नोट शोट जो बनाने को बोल रहा हूं मैं तुमसे, इसीलिए है ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो और तुम निंजा रिविजन कर पाओ। बेटा निंजा रिविजन बहुत जरूरी है, ठीक है? निंजा टेक्निक चाहिए उसके लिए, निंजा रिविजन के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। चलो तो टेम्परेचर की बात करते हैं भैया। टेम्परेचर क्या है? इट्स अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ थिंग। साइंस में भी हमने ये पढ़ा है। अब किसी चीज को अगर हम बात करें, कोई चीज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी किसी चीज का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है जो आपको उसका जो बच्चे स्टेट है वो काफी ठंडा ठंडा फील होगा, राइट? तो टेम्परेचर एक मेजरमेंट है किसी चीज की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करने के लिए, नापने के लिए, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है? टेम्परेचर जो है बच्चे डे और नाइट का डिफरेंट होता है, सीजन टू सीजन चेंज करता है। अगर गर्मियों की बात करोगे तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है विंटर से हमेशा बहुत गर्म होते हैं, है ना? इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन बहुत सिंपल है बेटा। देखो क्या होता है कि जो हमारी धरती है वो 2 पार्ट्स में बटी हुई है, एक कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या होता है जब अर्थ रेवोल्यूट कर रही होती है, सूरज के अराउंड मस्त चक्कर काट रही होती है, रेवोल्यूशन कर रही होती है, तो ऐसा होता है बच्चे कि 5-6 मंथ्स का जो टाइम होता है, उस टाइम पे सूरज की जो रोशनी है वो बहुत डायरेक्ट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है? और अगले 6 मंथ्स बच्चे जो सूरज की रोशनी है वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट होती है सदर्न हेमिस्फीयर पे। तो जिस हिस्से को सूरज की रोशनी ज्यादा मिल रही होती है कंपैरेटिवली, अमाउंट ऑफ सनलाइट जिसको ज्यादा रिसीव हो रही होती है, वहां पे आपको कंपैरेटिवली टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वहां पे गर्मी का सीजन मिलेगा, ठीक है? और यही वो रीजन जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही होती प्रॉपरली, वहां पे आपको जनरली टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पोलर रीजन्स की अगर हम बात करें तो जो सूरज की बच्चों रेज है, जो हमारे सन की रेज है, वो पोलर रीजन तक पहुंचते पहुंचते ऐसी हो जाती है एकदम स्लैंटिंग, है ना? तो यानी ठीक से वहां पहुंच नहीं पाती। तो कभी भी आप पोल्स में जाओगे तो वहां पूरे साल बर्फ जमी रहती है। क्यों? क्योंकि वहां प्रॉपर हीट एंड लाइट नहीं पहुंच पाता, राइट बच्चे? एज अ रिजल्ट जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत ठंडे होते हैं एंड आपको मैक्सिमम टाइम वहां पे फ्रोजन ही मिलेगा, यानी कभी भी जाओगे आपको बर्फ देखने को मिलेगी। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया जो है बच्चे वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले लोग क्रिसमस का जो फेस्टिवल आता है दिसंबर में, 25 दिसंबर को, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लोग हैं वो उस फेस्टिवल को विंटर्स में मनाते हैं। यानी अगर आप कनाडा जाएंगे, यूरोप जाएंगे, यूएस जाएंगे, तो आपको वहां स्नोफॉल होती हुई मिलेगी, बर्फ पड़ रही होगी। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, तो वहां पे गर्मी पड़ रही होती, तो वहां पे क्रिसमस के टाइम पे गर्मी होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज बहुत सिंपल सी बात है कि उस टाइम जो सूरज की किरणें हैं बेटा वो ज्यादा डायरेक्ट हैं सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ और नॉर्दर्न की तरफ नहीं है। एज अ रिजल्ट नॉर्दर्न में टेम्परेचर्स डाउन होते हैं और सदर्न में टेम्परेचर्स हाई होते हैं, राइट? सो कितना अमाउंट ऑफ सनलाइट किसी जगह को मिल रहा है, किसी जगह को रिसीव हो रहा है, इसी को हम ज्योग्राफी की भाषा में इंसोलेशन कहते हैं, राइट? तो जब कभी भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंसोलेशन, उसका सिंपल सा मतलब है बेटा द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट? चलिए, distribution of temperature is insolation. It's the incoming solar energy that is intercepted by earth or the amount of solar light that is received by a certain place on earth, ठीक है? जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है दैट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, इसलिए टेम्परेचर भी वैसे डिक्रीज होता रहता है। ये समझ लो एक बड़ा सा बॉर्न फायर है, तुमने लकड़ी में आग जला रखी है, तो अगर जलती हुई आग के पास में बैठोगे बेटा तो आपको गर्मी और लाइट दोनों मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, जितना उस आग से दूर जाते जाओगे उतना ही लाइट भी कम मिलेगा और आपको ठंडा भी लगेगा, है कि नहीं? सेम केस बच्चे इक्वेटर का है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा डायरेक्ट होती है सूरज की रोशनी। आप इक्वेटर से जितना दूर जाते जाएंगे सूरज की रोशनी भी कम होती जाएगी और आपका जो टेम्परेचर है वो भी कहीं ना कहीं डाउन होता जाएगा, राइट? तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल लॉजिक है बच्चों। चलिए अच्छा, कुछ और भी फैक्टर्स की बात करते हैं। अगर आप विलेजेस की बात करेंगे, है ना,
अगर आप विलेजेस की बात करेंगे और सिटीज की बात करेंगे तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि सिटी का जो टेम्परेचर है गांव के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ही रहता है। गांव क्या होता है बच्चे, काफी खुला स्पेस होता है, हरियाली होती है, प्लांट्स होते हैं जो सराउंडिंग्स को कूल रखते हैं। बस शहरों के अंदर ऐसा नहीं होता। शहरों के अंदर क्या होता है, बिल्डिंग ही होती है जिनमें मेटल होता है, और आपको पता है बच्चे मेटल बहुत जल्दी हीट होता है, तो वो क्या करेगा, अपने आसपास के सराउंडिंग टेम्परेचर को भी इंपैक्ट करेगा। तो इस कंपैरेटिव वे में अगर हम बात करें तो अगर गांव और शहरों में, तो भैया जो गांव है वो कंपैरेटिवली ज्यादा ठंडे रहते हैं एज कंपेयर टू जो हमारे शहर होते हैं, राइट। An asphalt or roads gets heated up during day. The heat is released during night. Also जो crowded high-rise buildings हैं, high-rise buildings मतलब ऐसे आपने फ्लैट्स देखे होंगे, इतने बड़े बड़े इस तरीके के फ्लैट्स बने होते हैं ना, कभी टीवी में देखा होगा, या जो बच्चे मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, हाई राइज फ्लैट्स होते हैं, राइट। तो बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं ये क्या करती हैं, जो गर्म हवा होती है उसको ट्रैप कर लेती हैं। एज अ रिजल्ट जो आपका सिटीज का टेम्परेचर हो कंपैरेटिवली वार्मर होता है, यानी गर्म होता है। और यही अगर आप गांव में चले जाओ तो भैया गांव में ठंडी के दिनों में तो भाई बैंड बज जानी है तुम्हारी। शहर के अंदर का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है ना, तो बेटा गांव में जाओगे ना तो वही टेम्परेचर 4-5 डिग्री सेल्सियस होगा। कैन इमेजिन दैट, कितनी बैंड बच सकती है आपकी वहां पे, राइट। चलिए, तो सावधान रहें और सतर्क रहें और मजे भी लें। तो वेदर और क्लाइमेट का बड़ा प्यारा सा एक खूबसूरत सा, बच्चे आपको एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं, बहुत सिंपल, कि वेदर और क्लाइमेट दोनों के जो कंपोनेंट्स है वो सेम है। कंपोनेंट्स यहाँ पे मतलब टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, इसको रेनफॉल कह लीजिए, स्नोफॉल कह लीजिए, इसको ज्योग्राफी की भाषा में आप प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, एयर प्रेशर हो गया कि आसपास का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, ठीक है। ह्यूमिडिटी हो गई कि भाई हमारे हवा में कितनी नमी है, कितना वाटर वेपर सस्पेंडेड है। तो ये क्लाइमेट और वेदर का बच्चे दोनों के कंपोनेंट्स जो हैं बिल्कुल सेम होते हैं। एक छोटा सा फर्क ये आता है कि जो वेदर है बेटा वो कभी भी चेंज हो सकता है। वो तुम्हारे उस दोस्त की तरह है जो तुम्हारे अच्छे टाइम में तुम्हारे साथ है और बुरे वक्त में भाग गया, मतलब कभी भी पलट जाता है जो सिचुएशन के हिसाब से। मान लीजिए सुबह बहुत ज्यादा धूप निकली हुई है, हो सकता है शाम में बारिश होने लगे, बहुत ज्यादा बारिश होने लगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज वेदर। ये स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है एट अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम, एक जगह पे और एक गिवन समय पे। हो सकता है पूरे शहर में बारिश ना हो रही, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हो रही हो, राइट। तो बच्चे दैट इज बेसिकली वेदर। पर जब आप क्लाइमेट की बात करते हो तो क्लाइमेट आपका भरोसेमंद दोस्त है जो आपके साथ हर सुख दुख में खड़ा हुआ है। तो क्लाइमेट किसी जगह का बच्चे बहुत लंबे समय तक एक जैसे रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल 30, 40, 50 ईयर्स तक, और वो बहुत बड़े एरिया में फैला होता है, ठीक है। दोनों के कंपोनेंट सेम है, लेकिन क्लाइमेट जो है बच्चे एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है और बड़े एरिया में रहता है, जबकि वेदर जो है वो कंपैरेटिवली छोटे एरिया में होगा और बहुत ही कम समय के लिए होगा, और वो कभी भी चेंज हो सकता है, राइट। क्लाइमेट इतनी जल्दी चेंज नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर भारत के अब सदर्न स्टेट्स में जाएं, दक्षिणी इलाकों में जाएं, तो बेटा आप देखोगे कि वहां पे सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, यानी 48 डिग्री टेम्परेचर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सूदिंग रहता है, काम रहता है, आसपास जो समुद्र है उस वो भी थोड़ा बहुत कामिंग एक्सपीरियंस डालता है कि नहीं। तो आप मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर वहां 35, 36 रहने वाला है, समर्स के टाइम पे 37, 38 जाएगा, और विंटर्स के टाइम पे वही टेम्परेचर 16, 17 डिग्री तक ही रहता है, ठीक है। मैक्सिमम गिरा तो गिरा, तो वहां पे मस्त आप टी शर्ट पहन के आराम से एंजॉय कर सकते हो प्लेजेंट वेदर को। तो ये जो है दक्षिण भारत का जो इस टाइप का क्लाइमेट है ये बहुत टाइम से है बच्चों, चेंज नहीं हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि वेदर एंड क्लाइमेट का जो बेसिक डिफरेंस है बच्चों वो यहाँ पे क्या है। चलिए एयर प्रेशर की बात करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। एयर प्रेशर कुछ नहीं है बच्चों, जो वेट एयर एक्सर्ट करती है, अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय एयर कॉलम अर्थ के सरफेस पे, वो कहलाता है आपका एयर प्रेशर। जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स में, जितनी हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे ये आपका जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, ये कम होता रहेगा, रैपिडली फॉल होता रहेगा, राइट। एयर प्रेशर सी लेवल पे हाईएस्ट होता है बच्चे, एंड जितनी हाइट बढ़ेगी एयर प्रेशर आपका कम होता जाएगा, राइट बच्चे लोग। चलिए बच्चे बहुत सिंपल है, अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें जो एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी जगह के टेम्परेचर पे भी बहुत हद तक डिपेंड करता है, ठीक है, एट अ गिवन प्लेस। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप हायर एलिवेशंस पे जाएंगे, बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे, तो पहली बात तो आपको वहां ठंड लगेगी, क्योंकि क्या हो रहे हो, आपको सूरज की रोशनी ठीक ठाक से नहीं मिल रही है, प्लस आपका जो एयर प्रेशर है बच्चे वो भी वहां पे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एज अ रिजल्ट आपके लिए जो कंडीशंस है बच्चों वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकती हैं, राइट। सो दैट डिपेंड्स अ लॉट, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन बोथ द थिंग्स। चलिए ऐसे एरिया जहां पे टेम्परेचर काफी हाई है, जो एयर है बच्चे जल्दी हीट होती है एंड इट राइजेस।
देखो बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है, जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ राइज करती है, ठीक है। तो जब बच्चे कोई चीज ऊपर की तरफ राइज करेगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गर्म हवा थी, अब ये चली गई, अभी ऊपर की तरफ चली गई, अब यहाँ पे तो एक गैप क्रिएट हो गया ना बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, एक गैप क्रिएट हो गया, खाली स्थान क्रिएट हो गया। तो ऐसे गैप को हम कहते हैं लो प्रेशर एरिया। क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे गैप को हम कहते हैं लो प्रेशर एरिया। अब क्या होता है बेटा कि ऑब्वियस सी बात है, इस गैप को फिल करना जरूरी है, इस गैप को भरना जरूरी है। तो कोई जगह ऐसी जरूर होगी जहां पे बहुत सारी एयर प्रेजेंट है ना, जिसको हम कहते हैं हाई प्रेशर एरिया। जब कहीं पे क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है वो हाई प्रेशर हो जाता है, जहां क्वांटिटी एकदम खाली हो जाती है, बाबा जी का ठुल्लू हो जाता है, उसको हम कहते हैं लो प्रेशर एरिया, ठीक है। तो हमेशा ऐसे डिफरेंसेस की वजह से जब दो एरियाज में प्रेशर डिफरेंसेस पैदा होते हैं, यानी एक जगह लो है और एक जगह हाई है, तो ऐसे केसेस में जो हवा है बेटा वो हायर प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करनी स्टार्ट करती है, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखोगे जो विंड्स ब्लो करते हैं ना, जो हवा ब्लो करती है एटमॉस्फेयर में, उसका सिंपल फंडा यही है कि वो ब्लो ही करती है बच्चों प्रेशर डिफरेंसेस से। एक जगह अगर मतलब हवा गर्म हुई, वो ऊपर उठ गई, तो वहां पे लो प्रेशर एरिया हो गया। तो जो हाई प्रेशर वाली हवा है वो क्या करेगी, वहां से चलना शुरू करेगी, मूव करना स्टार्ट करेगी और लो वाले को कवर करने के लिए आ जाएगी, राइट। चलिए, तो लो प्रेशर एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर इन एरियाज दैट हैव लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड एंड हेवी। तो इसको हम कहते हैं हेवी प्रेशर एरिया। तो हेवी एयर होती है बच्चे दैट क्रिएट्स अ हाई प्रेशर, जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। और हाई प्रेशर जो है, जहां पे हाई प्रेशर होगा वहां पे कंपैरेटिवली आपको क्लियर स्काईज देखने को मिलेंगी, मतलब सनी वेदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जहां पे लो प्रेशर एरियाज होंगे वहां पे आपको थोड़ा सा बारिश वाला माहौल देखने को मिलेगा, राइट। तो एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर एरिया से कहां मूव करती है, टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। बहुत ही सिंपल है। तो कभी भी जब विंड मूव करेगी ध्यान रखिएगा उसका सबसे बड़ा रीजन होता है प्रेशर डिफरेंसेस, यानी एक जगह लो प्रेशर है, एक जगह हाई प्रेशर है, तो जिसके पास ज्यादा है वही तो हमेशा देगा गरीब आदमी को। बहुत सिंपल सी बात है। एक जगह बहुत गरीबी है हवा के पास, एक जगह बहुत अमीर हवा है, जो अमीर वाली हवा है वो क्या करेगी, वो कहेगी बेटा टेंशन मत लो, आप चिंता मत करिए, हम करते हैं प्रबंध। तो हवा उधर से चलेगी और हमारे लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ आ जाएगी, ठीक है। चलिए, एंड द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। तो इसी को भैया हम कहते हैं विंड। जब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवा मूव करती है, दैट इज कॉल्ड एज विंड। विंड को हम बच्चों जनरली 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है परमानेंट विंड, दूसरी होती है सीजनल विंड और तीसरी होती है लोकल विंड। देखिए, परमानेंट विंड्स जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन में फ्लो करती हैं, बहुत लंबे समय से फ्लो करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी ट्रेड विंड्स हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, ईस्टर्लीज हो गई, ये आपकी परमानेंट विंड्स हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटली ब्लो करती हैं पूरे साल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट बच्चों, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूरे साल ब्लो करती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड परमानेंट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई मौसम के साथ बदल जाएंगी, सो दे ब्लो इन अ सर्टेन डायरेक्शन पर्टिकुलरली थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए भाई इनको कहा जाता है परमानेंट हवाएं, परमानेंट विंड। सीजनल विंड्स क्या होती हैं बच्चों, सीजनल विंड्स वो होती हैं जो पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर कहीं ना कहीं ब्लो करती है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। फॉर एग्जांपल मॉनसून विंड्स, ठीक है, मॉनसून विंड्स क्या होती हैं बच्चे, सीजनल विंड्स होती हैं एक तरीके से। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम भारत की बात करें, भाई गर्मियों में क्या होता है कि भारत में बहुत गर्मी पड़ती है, तो भारत का जो एरिया है, जो जमीन है बच्चों, क्या होगी, काफी गर्म हो जाएगी, तो उसके ऊपर की जो हवा है वो क्या होगी बेटा, वो भी बहुत गर्म हो जाएगी। यानी गर्म हवा का सिंपल सा मतलब है कि भैया गरीब हवा, गर्म हवा इक्वल्स टू गरीब हवा, और गरीब हवा का मतलब है कि वो कौन सा एरिया हो गया बेटा, लो प्रेशर एरिया, ठीक है। अब अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो भाई वहां तो ठंड पड़ रही है, बहुत सिंपल सी बात है, वहां क्या पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, तो कंपैरेटिवली वहां का टेम्परेचर क्या है, वो कम है, तो वहां की हवा भी क्या होगी बच्चे, वो ठंडी हवा होगी, यानी अमीर हवा है। तो अब क्या होगा, जो सदर्न हेमिस्फीयर के तरफ इंडियन ओशन वाला पार्ट है ना बेटा, वहां से अमीर हवा मूव करनी शुरू करती है भारत की गरीबी के साइड। गरीबी है लो प्रेशर पे, ठीक है, गरीबी का मतलब यहाँ लो प्रेशर है बेटा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो क्या होता है, जो वहां से इंडियन ओशन के ऊपर से, जो सदर्न हेमिस्फीयर वाले पार्ट का इंडियन ओशन है, भाई अमीर हवा चलनी शुरू करती है भारत की गरीब हवा की तरफ, ठीक है। तो क्या होता है, जो अमीर हवा है यानी कि हाई प्रेशर वाली हवा है, वहां से मूव करेगी, इक्वेटर को क्रॉस करेगी और भारत का जो केरला वाला एरिया है वहां के थ्रू इंडिया में एंटर करेगी, ठीक है। और ये सिंस पानी के ऊपर से बह रही होती है तो इसके पास बहुत सारा मॉइस्चर होता है, अपने साथ गिफ्ट लेके आती है, मिठाई लेके आती है, फिर ये जब मॉइस्चर कैरी करती है बच्चे, इससे आपको बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको कि भाई किस तरीके से सीजनल विंड्स मूव करते हैं या मॉनसून्स मूव करते हैं, ठीक है।
लोकल विंड जो है बच्चे एक छोटे से एरिया में चलती है, ओनली अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर। फॉर एग्जांपल लू चलती है। अगर आप गर्मियों में देखें तो गर्मियों में मम्मी कहती है ना बेटा बाहर मत जाओ खेलने, लू लग जाएगी। तो लू क्या होती है बच्चे? लू एक गर्म हवा है, ठीक है, जो आपको नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में ब्लो करते हुए दिखेगी इन द टाइम ऑफ समर। गर्मियों के समय पे लू चलती है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे देता हूं आपको, एग्जाम्पल्स दे देता हूं यहाँ पे। एग्जाम्पल लू हो गया, बंगाल में एक हवा चलती है उसको काल बैसाख कहते हैं। तो ये आपकी लोकल विंड्स, यानी आपको, आप नॉर्दर्न इंडिया में आएंगे तभी आपको लू देखने को मिलेगा, आप वेस्ट बंगाल के साइड जाएंगे तो ही आपको काल बैसाख देखने को मिलेगा। लोकल मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में ही चलेगी और कुछ टाइम के लिए चलेगी, यानी 1-2 महीने के लिए, दैट्स ऑल। तो ये कहलाती हैं आपकी बेटा लोकल विंड्स, ठीक है। चलिए, एक बड़ा प्यारा सा डायग्राम है प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम का। देखिए होता क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिए कि जहां पे टेम्परेचर कम है वहां की हवा ठंडी है, और ठंडी हवा मतलब अमीर हवा, दैट इज हाई प्रेशर वाली एरिया, ठीक है। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है ना, वहां की हवा गर्म है, और गर्म हवा मतलब गरीब हवा, यानी कि लो प्रेशर वाला एरिया। तो अगर आप भाई पोल्स की बात करें, अब इसको मैं बहुत सूरज चाचू के मजेदार तरीके से समझाता हूँ कि बेटा ये हमारे सूरज हैं, सूरज पापा हैं, ठीक है। तो इनकी रेज अगर आप देखें बेटा तो आपको इक्वेटर पे सबसे ज्यादा मिलने वाली है, और इक्वेटर से जितना दूर जाओगे इनकी रेज क्या होती जाएंगी? स्लैंटिंग होती जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप देखिए पोल्स के ऊपर, तो पोल्स पे इनकी गर्मी और लाइट दोनों नहीं पहुंच पा रही। दैट मीन्स यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है बेटा? यहाँ का टेम्परेचर जो है बेटा वो काफी लो है, और मैंने बताया जब टेम्परेचर कम होगा तो हवा क्या होगी? ठंडी होगी, यानी अमीर हवा है। तो ये कौन सा एरिया बन गया? हाई प्रेशर एरिया बन गया, ठीक है। अब वही अगर आप इक्वेटर के पास की बात करें, ये हमारे इक्वेटर चाचू हैं, ठीक है, तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा भाई सूरज अंकल की हमारी हीट एंड लाइट पड़ रही है, यानी यहां का जो टेम्परेचर है ऑब्वियस सी बात है गर्म है। यहाँ का टेम्परेचर क्या है बेटा? गर्म है। तो मैंने कहा जहां टेम्परेचर गर्म है वहां पे गरीब एरिया है, यानी कि लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। तो हवा क्या करती है बच्चे? हमेशा ऊपर से मूव करनी शुरू करती है और नीचे की तरफ आती है। दैट मींस हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ आती है। तो जब तक ये लो प्रेशर एरिया पे पहुंचती है इक्वेटर के पास, फिर से गर्म हो जाती है, और जब फिर से गर्म होती है तो फिर से वो वापस ऊपर उड़ जाती है, फिर ये फाइनली पोल्स तक जाती है, फिर ठंडी होती है, फिर वापस आती है। तो इस तरीके से जो हवा का सर्कल है बच्चों, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जो लो प्रेशर एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? डोल्ड्रम्स भी कहते हैं, राइट बच्चा लोग। चलिए, बहुत सिंपल। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे आप आएंगे, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये सब ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाई प्रेशर एरिया मिलेगा बच्चों, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा कम मिलेगा, तो इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। यहाँ पे आपके वेस्टर्ली विंड्स फ्लो करती हैं। फिर आप पोलर रीजन से थोड़ा पहले आएंगे तो सब पोलर रीजन मिलेगा आपको, लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। और यहाँ पोल्स के पास आपको पोलर ईस्टर्ली विंड्स बहती हुई दिखेंगी। ऐसे अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो इक्वेटर से थोड़ा ऊपर ट्रॉपिकल एरिया के आसपास, ये ट्रॉपिक्स के आसपास, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आपको देखने को मिलेंगी। इससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे, ट्रॉपिकल एरिया को क्रॉस करेंगे, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जब आप पार कर जाएंगे बेटा, तो क्या देखने को मिलेगा आपको? सब ट्रॉपिकल रीजन। और ये थोड़ा सा हाई प्रेशर एरिया, यानी यहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा कूल है, तो ये कहलाता है हॉर्स लैटिट्यूड। फिर इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको वेस्टर्ली विंड्स मिलेंगी, फिर इससे ऊपर जाएंगे तो आपको पोलर विंड्स मिलेंगी। तो इस तरीके से पूरे भाई हमारे अर्थ के अंदर जो है ये हमारी विंड्स जो है भाई इधर से उधर टहलती रहती हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जब भी कभी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा हाई प्रेशर और लो प्रेशर का, विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, राइट बच्चा लोग। चलिए, इसका एक बहुत बढ़िया प्यारा सा एग्जाम्पल देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन, है ना। तो भाई उड़ीसा में, जो कि भारत की ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है, क्या होता है बच्चे? 17-18 अक्टूबर 1999 को एक साइक्लोन आया था जिसने 5 डिस्ट्रिक्ट्स को हिट किया था, ठीक है। एक और सुपर साइक्लोन आया 29 अक्टूबर 1999 को, जिसने काफी सारा डैमेज क्रिएट किया था बच्चे, ठीक है। साइक्लोन क्या होता है? जब विंड यानी बहुत तेज हवाओं के साथ जो है बारिश होती है बच्चों, ठीक है। हवाओं का स्पीड करीब करीब 150 किलोमीटर, कभी कभी 200 किलोमीटर पर आवर का भी होता है। तो आप सोच सकते हो 200 किलोमीटर पर आवर की अगर हवा चलेगी तो बेटा आपको भी उड़ा ले जाएगी आपकी भेलपुड़ी के साथ। मस्त अगर चौपाटी में जाके तुम भेलपुड़ी खा रहे थे और हवा आ गई इतनी तेज, तो बेटा कहाँ जाओगे किसी को नहीं पता, ठीक है। तो इस तरीके की जो विंड्स थी बच्चे, उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया था उड़ीसा के अंदर। द डैमेज कॉज वाज मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स: विंड का वेलोसिटी, विंड का स्पीड, रेन और टाइडल सर्ज। भाई उड़ीसा के आसपास भाई ऑब्वियस सी बात है कोस्टल एरिया है, तो वहां जब हाई टाइड्स आएगी तो बस समुद्र का पानी भी तो ऊपर आएगा, और सारा पानी कहाँ घुसेगा? शहर के अंदर, इतना सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट।
260 किलोमीटर की रफ्तार से बच्चों हवा चल रही थी और करीब 36 घंटों तक चलती रही। कैन यू इमेजिन गाइस, 36 आवर, दैट इज टू लॉन्ग। ठीक है, मतलब लोगों के घर के छत वते उड़ गई, सब बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था भाई यहाँ पर के। साइक्लोनिक विंड्स कॉज्ड वेव्स, मतलब साइक्लोनिक विंड्स के चलते, इन हवाओं के चलते बच्चे जो समुद्र में लहरें उठी थी वो इतनी ज्यादा ऊंची थी दैट इट क्रिएटेड एंटायर हेवॉक, राइट। चलिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मतलब 7 से 10 मीटर ऊंची लहरें थी, 7 से 10 मीटर ऊंची। कैन यू इमेजिन बच्चों कितनी ऊंची लहरें रही होंगी उस टाइम पे। साइक्लोन जो था इट ओरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो ज्योग्राफी की भाषा में एक और वर्ड कहा जाता है लो प्रेशर एरिया को, दैट इज डिप्रेशन। ठीक है, गल्फ ऑफ थाईलैंड में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ था जो कि पोर्ट ब्लेयर के पास पड़ता है बच्चों। ठीक है, अंडमान वाले रीजन में। ठीक है, तो 25 अक्टूबर 1999 को धीरे 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 भाई ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। फिर और ज्यादा तगड़ा होता गया भाई, जितना लो प्रेशर एरिया इंटेंसिफाई होगा आपको उतना तगड़ा साइक्लोन देखने को मिलेगा, है ना। अगर ये लो प्रेशर एरिया थोड़ा कम हो जाता तो भाई वहां पे डैमेज शायद बच सकता था, लेकिन जितना ज्यादा मजबूत होगा लो प्रेशर एरिया उतना तगड़ा भाई साइक्लोन आप देखोगे यहाँ पे, राइट। तो एज अ रिजल्ट आप देख सकते हो कि भाई रासमा बालीकुडा जो कि उड़ीसा में है, साइक्लोन ने हिट किया सुबह 10:30 बजे, है ना। सुपर साइक्लोन जो आया था इसने पूरा भुवनेश्वर, कटक, 28 सिटीज जो थे बच्चे उनको इम्पैक्ट किया था। इतने सारे लोग इम्पैक्ट हुए थे। ठीक है, बहुत सारे गाय भैंसे जो आपका मान के चलो खाना पीना है, खेतों में खड़ा हुआ है, ये सारा का सारा बच्चे बर्बाद हो गया था। इनफैक्ट जो समुद्र का खारा पानी जो था ना, सॉल्टी वाटर, जब वो खेतों के अंदर घुस गया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ बच्चों की वो जो जमीन थी वो भी काफी ज्यादा इनफर्टाइल हो गई, राइट। सो यू कैन इमेजिन बच्चों की इनफैक्ट जो जंगल थे पारादीप और कोणार्क के बीच के मैंग्रोव फॉरेस्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए थे, खत्म हो गए थे। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ रात जो इस साइक्लोन ने क्रॉस किया था। ठीक है बच्चों, जब हम मॉइस्चर की बात करते हैं, नमी जिसको आप कहते हैं कई बार आपको बहुत ह्यूमिडिटी फील होता है, बहुत नमी फील होती है, गंदा सा चिप 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 फील होता है, राइट। तो जब वाटर इवापोरेट करता है बच्चे जमीन से, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, एंड वाटर बॉडीज से ये वाटर वेपर बनता है, ऑब्वियसली बात है, भाप बन जाता है ना, बहुत सिंपल, वाष्प बनता है इसको आप कहते हो। तो वाटर वेपर क्या होगा, जब सूरज की हीट पड़ेगी वाटर इवापोरेट होगा, गर्म होगा, फाइनली स्टीम वाले फॉर्मेट में टर्न होगा, तो बच्चे वाटर वेपर बन जाता है। और ये वाटर वेपर क्या है, आपके एयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग बच्चों कि मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी कुछ नहीं है, इट इज द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, राइट बच्चा लोग। चले, तो जब कभी भी एयर में वाटर वेपर बहुत ज्यादा होता है तो आप देखोगे आपको स्वेटिंग बहुत होती है, बहुत चिपचिपा फील होता है, स्किन बहुत स्टिकी फील होती है, तो उसको हम कहते हैं भैया आज बहुत ह्यूमिडिटी पड़ रही है, इट्स अ वेरी ह्यूमिड डे, राइट बच्चा लोग। चलिए, तो जैसे ही बच्चों हवा जो है आपकी वार्म होती जाती, गर्म होती जाती है, इसकी जो कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की, वाटर वेपर को होल्ड करने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे, राइट। एंड एज अ रिजल्ट आपको ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी। तो ऐसे दिन पे आपके जो कपड़े हैं वो जल्दी नहीं सूखते, आप गर्मी बहुत फील करते हो, आप स्वेटिंग फील करते हो, ऐसा लगता है आप डिहाइड्रेट हो गए हो बच्चों। तो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे इफ द डे इज अ ह्यूमिड डे। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चे, जब वाटर वेपर ऊपर उठता है फिर धीरे धीरे वो कूल भी होना स्टार्ट होता है, कंडेंस होना स्टार्ट होता है। जब वाटर वेपर कंडेंस होगा बच्चों तो क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, जब वाटर वेपर फॉर्म से वो कंडेंस होगा मतलब ठंडा होगा तो क्या बनाएगा, पानी के ड्रॉपलेट्स बनाएगा, है ना, पानी की बूंदे बनाएगा। अब क्या होता है, जो पानी की बूंदे हैं जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो बादल बन जाती हैं, है ना, यानी क्लाउड्स बन जाती हैं। और कई सारे क्लाउड्स जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है क्लाउड्स में कि वो उन भाई बूंदों को सस्टेन नहीं कर पाता, तब आपको उस एरिया में मस्त एकदम बारिश देखने को मिलती है, राइट। So there are much masses of water droplets. When these droplets of water become too heavy, तब भाई आपको नीचे एज अ फॉर्म ऑफ रेनफॉल देखने को मिलता है, राइट। चलिए, तो प्रेसिपिटेशन जो है बच्चों कई तरीके का हो सकता है। प्रेसिपिटेशन एक कॉमन टर्म है जो हम देते हैं बारिश के लिए, साथ ही साथ स्नोफॉल के लिए या फिर ओले के लिए। अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है तो वहां पानी क्या होगा बेटा, वो जम जाएगा और वहां पे आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी, राइट। तो प्रेसिपिटेशन इज द कॉमन टर्म फॉर दैट। तो मैक्सिमम जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर जो पानी है बच्चों, वो आपको सारा का सारा बारिश के थ्रू ही देखने को मिलता है ना। चले, कितना मजेदार चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि 3 टाइप्स की रेनफॉल आपको देखने को मिलती है, साइक्लोनिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और कन्वेक्शनल रेनफॉल। बहुत ही सिंपल, कन्वेक्शनल रेनफॉल का सिंपल है बच्चे कि बादल फॉर्म हुआ आपका, नॉर्मल सी बात है, यानी जो गर्म हवा थी वो ऊपर उठी, वाटर वेपर बनी, उससे बादल बने और आपकी बारिश हुई। ठीक है, रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक मस्त हवा आ रही थी जिसमें बहुत सारा मॉइस्चर था, ठीक है,
और उस हवा के रास्ते में एक बड़ा सा पहाड़ आ गया। क्या आ गया बेटा? एक बड़ा सा पहाड़ आ गया। तो हवा क्या होगा बेटा? उस पहाड़ से टकराएगी और इस साइड पहाड़ के बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो जिस साइड बारिश होती है इसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड। तो जिस साइड पहाड़ के बारिश होती है वो कहलाता है विंडवर्ड साइड, और जिस साइड पहाड़ के सूखा रहता है उसको हम कहते हैं लीवर्ड साइड। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं लीवर्ड साइड। तो भाई बड़ा सा पहाड़ आ गया, मस्त हवा चल रही थी, मॉइस्चर कैरी कर रही थी, मस्त एकदम गीली गीली हवा थी, उसके बीच में बड़ा सा पहाड़ आ गया, कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर आ गया, उससे वो टकराई और इसी साइड पे इसने बारिश कर दी। तो जिस साइड बारिश हुई वो कहलाएगा विंडवर्ड साइड, जो सूखा रह गया वो कहलाएगा आपका लीवर्ड साइड, राइट। एंड देन वी हैव द साइक्लोनिक रेनफॉल। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों हमने बहुत ही प्यारा प्यारा, बहुत ही मजेदार वाला एक चैप्टर पढ़ा, दैट इज एयर। मजेदार चैप्टर था, बढ़िया चैप्टर था, एंड बहुत हवाबाजी आज हमने कर ली है ना, बहुत मजेदार हवाबाजी कर ली है। तो आपसे जाते जाते बस एक क्लास सवाल यही है मेरा कि ये बताओ मेरे को कि द पार्ट ऑफ द माउंटेन और अ हिल दैट रिसीव्स द रेनफॉल, वो हिस्सा माउंटेन का, किसी हिल का, जहां पे रेनफॉल होती है जब हवा टकराती है उससे, उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए बच्चों। आपसे मिलता हूं मैं एक और स्पेशल चैप्टर के साथ, जो कि आपका मोस्ट अवेटेड चैप्टर है, जिसका नाम है द मुगल एम्पायर, राइट। तो अगली कहानी बेटा मुगलों के साथ दावत दस्तरखान पे होगी। तो मुगलों तरीके से भैया चिकन मुगलई, पनीर मुगलई खा के तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आ रहा हूं आपके लिए लेकर के मुगल एम्पायर इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्यारे प्यारे जूनियर्स, आज मेरे को दो इजाजत, मैं जाता हूं, थोड़ा मुगलई लेके आता हूं और आपको खिलाता हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म दैट्स PW। बाय बाय।